उसी की आगे की चर्चा हम करेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे इसी प्रोसेस में। जहां तक टॉपिक हो गया है उसी की आगे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को जितनी जल्दी हो सके फिनिश किया जाए। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से। भैया इंतजार खत्म हुआ, मैं तो आ चुका हूं। अब आपके दोस्त यार ही तो नहीं आए हैं, फटाफट। ओके, शाम 7 बजे का इनरोड है, इसके लिए कृपया करके थोड़ा सब्र करें। समझ सकता हूं आपके स्कूल ओपन हो चुके हैं, इसलिए आप थोड़ा सा परेशान हैं। इस चक्कर में आपकी परेशानी दूर कर दी जाएगी, थोड़ा सा सब्र और रखें। ठीक है, ओके ओके। भैया ये एनसीईआरटी में जो नई एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नहीं है। ठीक है, जो नई एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नहीं है, समझ रहे हो ना? जो नई एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नहीं है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोगों ने यहां तक की पूरी बातें क्लियर कर दी थी? यस सर, ये आपने लास्ट पॉइंट बता दिया था कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, बस उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। ये वाला पॉइंट आपने बता दिया था कि जो उत्प्रेरक होते हैं ना सर, वो कभी भी किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता ना। जो उत्प्रेरक होता है, जो कैटेलिस्ट होता है, वो कभी भी किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। केवल क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ाता है। यहां तक हम लोगों ने चर्चा की थी, इसी के आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो रेडी हैं? ओके, चलिए आ जाओ सर, बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है उत्प्रेरक अभिक्रिया की साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाता। साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाता, बल्कि यह कम ही समय में साम्यावस्था स्थापित कर देता है। किस समय में? कम ही समय में साम्यावस्था स्थापित कर देता है। सर इसको जरा कैसे समझेंगे, जरा समझा दीजिए। आ जाओ, जरा एक ग्राफ बना के समझते हैं, जरा ग्राफ बना के समझते हैं। ठीक है, ग्राफ समझते हैं। ग्राफ से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ग्राफ से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ से समझेंगे तो सही रहेगा ना। चलो आओ सर, ये है समय का, ये है समय का और ये है वेग का। ये है समय का और ये है वेग का। बहुत ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा, नहीं समझोगे तो फिर पूरे से ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, ग्राफ समझना। सर साम्यावस्था के बारे में थोड़ा सा आप 11th का याद करें, वहां तो चैप्टर ही था। वहां चैप्टर में आपने इसका ग्राफ समझाया था कि जैसे जो उत्पाद की सांद्रता होती है, पहले अभिकारक की ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई अभिकारक है, अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो धीरे धीरे घटती जाती है और एक समय बाद स्थिर हो जाती है। धीरे धीरे घटती जाती है और एक समय बाद स्थिर हो जाती है। धीरे धीरे घटती जाती है, धीरे धीरे घटती जाती है और एक समय बाद स्थिर हो जाती है। ऐसा उत्पाद के साथ भी होता है। बात को समझना, समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है उत्पाद की, ये किसकी है भैया? हटो, ये किसकी है? ये है उत्पाद की और ये है अभिकारक की। बोलिए क्यों? सर ये रिएक्टेंट की है और ये है किसकी? प्रोडक्ट की। बोलिए क्यों? क्योंकि सर अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। फिर से देखो सर, अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी और एक समय बाद क्या हो जाएगा? तो सर वेग के बारे में हम जानते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ाते हो, अभिकारक के लिए सांद्रता घटती है तो वेग भी घटता हुआ चला जाएगा। उत्पाद के लिए सांद्रता बढ़ती है तो वेग भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। बट एक कंडीशन के बाद क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। और ये जो जहां से ये स्थिर हो गया है ना, ये जो जहां से ये स्थिर हो गया ना, इसी को कहा जाता है, मतलब इस पॉइंट को कहा जाता है, इस पॉइंट को कहा जाता है केसी, साम्य स्थिरांक। मतलब यहां पर अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की जो दर स्थिरांक है उनके मान समान होते हैं, या अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर समान होती है। बोलिए क्यों? क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पर, चाहे यहां चले जाओ, चाहे यहां चले जाओ, चाहे यहां चले जाओ, चाहे यहां चले जाओ, अभिकारक की जो वेग है वही उत्पाद का वेग है। तो अभिकारक का वेग मतलब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर समान हो जाती है। अगर बात करें, ये तो कैसा है? ये तो कैसा है सर? ये तो है विदाउट कैटेलिस्ट। कैसा है? विदाउट कैटेलिस्ट। विदाउट कैटेलिस्ट मतलब उत्प्रेरक के बिना, विदाउट कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक के बिना। ये उत्प्रेरक के बिना है। अच्छा, यदि सर उत्प्रेरक आ जाए तो क्या होगा? सर यदि सर उत्प्रेरक आ जाए, यदि सर उत्प्रेरक आ जाए ना, देखो क्या होगा। यदि सर उत्प्रेरक आ जाए तो क्या होगा? ये देखिए, यदि उत्प्रेरक आ जाए, यदि उत्प्रेरक आ जाए तो पहले जो समय लग रहा था, यदि उत्प्रेरक आ जाए, देखो पढ़ रहे थे, देखो कोई मतलब नहीं। यदि उत्प्रेरक आ जाए तो पहले क्या समय लग रहा था? मान लो यहां पहले इतना समय लग रहा था। यदि उत्प्रेरक आ जाए तो फिर केवल इतना ही समय लगता है। उत्प्रेरक के कारण इतना, मतलब उत्प्रेरक के कारण मान लो जो T1 लगता है,
उत्प्रेरक के कारण T2 लगता है और इसके कारण T1 लगता है। तो आप बता दीजिए किसमें कम समय लग रहा है। सर कम ही समय में यदि मैं उत्प्रेरक ले लूं विद कैटलिस्ट, समझ लो एक बार फिर, अगर हम कैटलिस्ट का प्रयोग कर देते हैं तो बहुत कम ही समय में साम्यावस्था प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कम ही समय में साम्यावस्था प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारी साम्यावस्था मिलती है बट बहुत समय बाद मिलती है, बट थोड़े समय बाद मिलती। बोलिए, यदि हम कैटलिस्ट का प्रयोग ना करें तो साम्यावस्था मिलेगी बट देर से मिलेगी, टाइम ज्यादा लगेगा। बट यदि साम्यावस्था अगर हम कैटलिस्ट का प्रयोग कर दे तो साम्यावस्था जो होती है बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। मींस यहां लिख रहा हूं, मैं लिख लूं T2 लेस देन T1, T2 लेस देन T1, या लिख सकते हो T2 क्या है और T1 क्या है। ठीक है, T2 है विद कैटलिस्ट और ये है विदाउट कैटलिस्ट। बताओ विदाउट कैटलिस्ट ज्यादा समय लग रहा है कि नहीं? फिगर नहीं आता एग्जाम में समझाने के लिए, बताओ आप ही बताओ कि विदाउट कैटलिस्ट ज्यादा समय लग रहा है कि विद कैटलिस्ट। तो सर यहां से पता चल रहा है कि जो T1 है वो लेस देन है T2 के, जो T1 है वो लेस देन है T2 के, जो T1 है वो लेस देन है T2 के। मतलब क्या है सर, अगर हम कैटलिस्ट का प्रयोग करें, गलत लिख रहा हूं क्या? गलत तो लिख रहा हूं, ये होगा ना T1 ग्रेटर देन T2। हाँ, कि यदि मैं T1 की बात करूं, विदाउट कैटलिस्ट की बात करूं, तो विदाउट कैटलिस्ट टाइम ज्यादा लगता है जबकि विद कैटलिस्ट टाइम क्या लगता है? कम लगता है। तो वो यही कह रहे हैं कि ये साम्यावस्था के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता, साम्यावस्था स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं डालता, बल्कि क्या करता है, बहुत ही कम समय में ही साम्यावस्था क्रिएट कर देता है। समझ रहे हो ना? T1 क्या है? पहले का समय। T1 क्या है? विदाउट कैटलिस्ट वाला टाइम। देख लो ना यहां, अगर विदाउट कैटलिस्ट वाला मतलब बिना कैटलिस्ट की बात करो तो जो साम्यावस्था क्रिएट हो रही है वो इस टाइम पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, बट जब मैंने उत्प्रेरक का प्रयोग किया तो साम्यावस्था यहीं पर क्रिएट हो रही है। तो ये पहले का समय है, ये बाद का समय। मैंने लिख दिया है कि T2 क्या है? विद कैटलिस्ट टाइम है, ऐसे लिख दो ना पूरा, विद कैटलिस्ट टाइम है, और ये है विदाउट कैटलिस्ट टाइम। तो विद का मतलब साथ, मतलब कैटलिस्ट के साथ, उत्प्रेरक की उपस्थिति में बोल दो, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति में बात करें तो सर T2 समय लगता है, बिना उत्प्रेरक के T1 समय लगता है। और देखने पर पता चल रहा है कि सर T2 कम है, T1 ज्यादा है। मींस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम समय लगता है जबकि उत्प्रेरक के बिना हमें ज्यादा समय लगता है। ओके, समझ गया ना कि सर विद कैटलिस्ट के साथ जो T2 लगता है वो कम है, बिना कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट के जो समय है वो ज्यादा लगता है, वो T1 है। अब यहां देखो T1 ज्यादा है T2 कम है, ये तो दिख रहा है ना, T1 ज्यादा है, इतना ज्यादा समय है, T2 इतना ज्यादा समय है। तो T1 का समय ज्यादा है, T2 का समय कम है। मींस बिना कैटलिस्ट के समय ज्यादा लगता है जबकि कैटलिस्ट के साथ समय कम लगता है। ओके, अगले में आ जाओ। अगला क्या है सर? अगला है कि उत्प्रेरक के प्रयोग से अभिक्रिया के पश्चात बने प्रतिफलों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल सही बात कि उत्प्रेरक का हम अगर प्रयोग कर रहे हैं तो जो भी हमें प्रतिफल मिलना है, जो भी हमें प्रोडक्ट मिलना है, उसके प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा उसका नेचर होना चाहिए वैसा उसका नेचर रहना चाहिए। ठीक है, अगले में आ जाओ। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है किंतु अभिक्रिया की ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं करता। भैया ये तो भैया पीछे पढ़ा चुका हूं, जहां पढ़ाया था ना केमिकल काइनेटिक वाले चैप्टर में, वहां पढ़ाया था ना उत्प्रेरक की उपस्थिति में, याद कीजिए, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव या अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव, याद आया? वहां मैंने ये लाइन लिखवाई थी कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, मगर डेल्टा H में कोई परिवर्तन नहीं करते, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। तो ऐसे पॉइंट को कहने, यहां पर मैंने फिर से रिपीट कर दिया, ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, इस चैप्टर में भी कराऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली बात पर। जरा इस पूरी प्रक्रिया को आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपको करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है विषमांग उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। बहुत आसान है, एक बार समझने का प्रयास करेंगे। एक ही बार समझाऊंगा, 1 से 2 बार समझाऊंगा, बस बार बार नहीं, तो बातों को पकड़िएगा। ये क्या है? मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरक पृष्ठ। ये जो बना हुआ है ये पूरा का पूरा एक उत्प्रेरक का पृष्ठ है और ये है A और B अभिकारी अणु।
ए और बी क्या है, अणु है, ये अभिकारी अणु है, मतलब अभिकारक है। क्या होता है, अभिकारी अणुओं का अधिशोषण होता है। अधिशोषण का मतलब ये दोनों अणु आएंगे और इसके पृष्ठ से जुड़ जाएंगे। देखो यहां ये दोनों अणु आए, ए आया और बी आया, ए आया और बी आया, और एक एक पृष्ठ पकड़ के एक एक संयोजकता वाला, देखो यहां पर ये संयोजकता खाली है ना, ये वाली खाली है ना, तो ए वाला आएगा एक जगह जुड़ जाएगा, बी वाला आएगा तो एक जगह जुड़ जाएगा, तो ये आके इसके पृष्ठ से चिपक जाते हैं, तो अधिशोषण हो गया। ये बन गया सर अभिकारी अणुओं का अधिशोषण। मतलब अब क्या होगा, यहां मध्यवर्ती बनेगा, ये वाले बॉन्ड बन रहे हैं तो ये वाले बॉन्ड बनेंगे। देखो यहां क्या होगा, देखो ये वाले बॉन्ड बनेंगे, फिर से देखो, देखो मैं व्हाइट करके फिर समझा रहा हूं, देखो व्हाइट हो जाओ, देखो अब इनके बीच में, अब इनके बीच में, अब इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड क्रिएट होगा, न्यू बॉन्ड, ये न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, समझे। यहां न्यू बॉन्ड बनेगा और ये जो ओल्ड वाला बॉन्ड है, ये ओल्ड जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। फिर से समझ लो भैया, ए और बी जुड़ गए, यस सर, तो ये कौन से बॉन्ड है, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, मतलब बने हैं, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये भी वही है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ये भी वही है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। बट यहां क्या हुआ, जब हम थोड़ा सा नीचे आए तो ये ए और बी अब पास पास आ गए ना, याद कीजिए ए और बी पास पास आ गए। अब ए और बी देखो, समझो, समझना, एक बात समझना, मान लीजिए ये है बॉय और ये है गर्ल, अच्छा बॉय को बॉय मान लेते, गर्ल को गर्ल, ये है बॉय और ये है गर्ल, बात समझना। अब ये दोनों दूर दूर बैठे हैं, लड़ाई हो गया इन दोनों में, इन दोनों में झगड़ा हो गया है, ये दोनों दूर दूर बैठे हैं, बनाना है, जब आपके पास आए तो बना लीजिएगा। ये दोनों में लड़ाई हो गया है, ये दोनों दूर दूर बैठे हैं, ठीक है, इन दोनों में लड़ाई हो गया, दूर दूर बैठे हैं। तो एक कोई दोस्त आता है जो नहीं चाहता है इनके बीच लड़ाई हो, ठीक है, जो नहीं चाहता है इनके बीच लड़ाई हो, ऐसे बैठे रहे, ठीक है। तो क्या हुआ, एक दोस्त आया, उसने कहा रुको, बीच में बैठ गया, कहाँ बैठ गया, बीच में। जब वो बीच में बैठ गया, समझना, बीच में बैठ गया तो दोनों को समझा रहा है, ये है बीच में बैठने वाला, ये दोस्त है, मान लो जो ये दोस्त है और ये बीच में बैठ गया दोस्त है बीच में बैठ गया, समझा रहा है ये भैया ऐसा नहीं किया था। लड़ाई झगड़ा हर रिश्ते में होता है, छोटी छोटी बातों में क्या लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। तो क्या करता है, ये जो दोस्त होता है ना, ये इन दोनों को जोड़ता है, अपनी तरफ खींचता है, ये इन दोनों को अपनी तरफ खींचता है, जोड़ता है, अट्रैक्ट करता है कि भैया देखो हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो क्या किया इसने, इसने क्या किया, दोस्त ने अपने पृष्ठ पर इन दोनों को चिपका लिया। जब पास तभी एक लोग वहां बैठे हैं, एक लोग वहां बैठे हैं, है ना, ऐसे ना सुलह करवाने आए हैं, कहते ना सुलह करवाने आए हैं, क्या कराने आए, सुलह। तो एक लोग वहां बैठे थे, एक लोग वहां बैठे हैं, दूर दूर बैठे थे, तो ये आया भैया सुलह करवाने के, भैया सुलह कर, तुम यहाँ आओ, तुम भी आओ, चलो यहाँ आओ, दोनों को बुलाया, बैठा बैठाया, बैठो देखो, बैठो समझो। तो एक इधर कुर्सी पड़ी, एक उधर कुर्सी पड़ी, एक यहाँ पड़ी है कुर्सी, एक यहाँ पड़ी है कुर्सी, बीच सामने वो बैठा है, देखो समझो। ऐसे लड़ाई झगड़ा हर रिश्ते में होता है, ऐसे छोटी छोटी बात में मुंह नहीं फुलाया जाता, उस पर बात आ जाती है, गंदी बात है। तुम भी थोड़ा समझदार बनो, है माना कर बोलती को, समझ रहे हो ना, हाँ समझा दिया भैया। तो क्या हो गया, ये दोनों पास पास आ गए। अब पास पास आ गए, थोड़ी देर बाद तो बात बनेगी, थोड़ी देर बाद तो बात बनेगी, जब थोड़ी बात बनेगी तो ए और बी क्या होंगे, एकदम मन शांत होगा इनका, ठीक है। चलो अब दोनों लोग आपस में क्या करेंगे, ये दोनों लोग आपस में संतुष्ट हो जाएंगे, इसकी वजह से, दोस्त की वजह से। जब ये दोनों लोग आपस में संतुष्ट हो जाएंगे, आपस में बातचीत करना प्रारंभ कर देंगे, ए और बी आपस में बातचीत करना प्रारंभ करेंगे, तो दोस्त क्या कहेगा, कहेगा भैया मेरा काम नहीं है, दोस्त कहेगा मेरा काम नहीं है, मैं तो निकलता हूं। तो ये तो दोस्त था, ये निकल गया, देखो ये दोस्त था, ये फिर वापस ऐसे निकल गया, वापस बाहर निकल गया, और ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया, ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया और अपना बाहर निकल गया। तो ये प्रक्रिया क्या है, ये प्रक्रिया है डिसऑप्शन। ये लिख लेना, यहां मेंशन नहीं की गई, एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया, मैंने मेंशन कर दिया। ये है विशोषण, डिसऑप्शन। डिसऑप्शन का मतलब होता है क्या, अधिशोष्य का, अधिशोष्य के अणुओं का पृष्ठ से अलग होना। अधिशोष्य कौन है, ए और बी ही तो है, ए और बी ही तो पास में बुलाया ना, दोस्त है, दोस्त कौन है, दोस्त है हमारा उत्प्रेरक, और ये दोनों क्या है, अधिशोष्य है, इनको आप पास में बुलाया, लिख लो ना, साथ लिख दो, ये कौन है, अधिशोष्य है, ये दोनों अधिशोष्य हैं। इन दोनों को भैया पास में बुलाया कि भैया यहाँ आओ, आके ये इसके इसके पास में बैठ गए, जुड़ गए, बातचीत हुई, बात बनी, तो ए और बी की थोड़ी बात बनी, तो ये दोनों लोग आपस में बॉन्ड बना लिए, फिर एक साथ हो गए। तो दोस्त ने कहा मेरा क्या काम,
तो फिर ये ए और बी क्या करेंगे, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। मैंने क्या लिखा है, ये जो ओल्ड वाला बॉन्ड है, फिर से लिख देता हूं यहां पर साफ करके ताकि अलग पेन से हो जाए। देखो ये नया बॉन्ड पहले बना था बट यहां आते आते पुराना हो गया, तो ये जो पुराने वाले बॉन्ड है, ये जो ओल्ड बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, ये वाला भी, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, दोस्त हट जाएगा। चलो हटो निकलो। तो ये दोस्त जब हटेगा तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो परिभाषा याद है, अधिशोष के अणुओं का अधिशोषक के पृष्ठ से अलग होना विशोषण कहलाता है, डिसॉर्प्शन कहलाता है। तो यहां से यहां आने पर कौन सी प्रक्रिया हुई, डिसॉर्प्शन हुई। डिसॉर्प्शन के कारण क्या हुआ, ये ए और बी अलग हो गए और उत्प्रेरक अलग हो गया। तो उत्प्रेरक अपना अलग हो गया और ये दोनों अपना बॉन्ड बना लिए। ये पूरा प्रोसेस होता है किसी भी विषमांग उत्प्रेरण। ठीक है, जब विषमांग उत्प्रेरण होता है तब वहां पर क्या अधिशोषण का कार्य होता है, अधिशोषण का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया कृपया करके दोबारा समझें। इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। चलो आओ अगली बात पे चलते हैं। चाहो तो एक बार बना लो, चाहो तो एक बार बना लो, चलो बना लो। प्यार से समझा दिया, अभी भी समझ में नहीं आ रहा भैया। देख लो सब लिख दिया, मेंशन सब है। ठीक है, फिर से देख लो, ए और बी दोनों आके यहां चिपक गए, नए बॉन्ड बने। ये जो ए और बी के बीच, दोनों के बीच जो बॉन्ड दिख रहा है, नया बॉन्ड, यहां बॉन्ड नहीं था, अब यहां बॉन्ड बन गया है, एडजॉर्प्शन हुआ। फिर यहां आते आते क्या हुआ, ए और बी के बीच में बात बन गई, दोस्त अपना अलग हो जाएगा। तो जब दोनों के बाद बीच में बात बन रही है, तो ये मध्य, बीच में बात बन रही है ना, बीच की बात अभी बन रही है, बनी नहीं है, बन रही है। तो ये कैसा हुआ, मध्यवर्ती हुआ। मध्यवर्ती वाला अभी बात बन रही है, बनी नहीं है, बन रही है, तो मध्यवर्ती हुआ। तो ये दोनों के बीच में जब बात बन गई तो अपना उत्प्रेरक अलग हो गया, ए और बी अपना बॉन्ड बना लिया। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा एक बार। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में फिगर है, एक बार देख सकते हैं। चलो अगला पॉइंट है, आपके सामने आ गया होगा। अगला पॉइंट है ठोस उत्प्रेरक की विशेषताएं। क्या है, ठोस उत्प्रेरक की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। अभी तक ये नहीं पता सर कि किस ग्रुप वाले, मतलब आवर्त सारणी तो याद है, आवर्त सारणी में ये नहीं पता है कि कौन सा ग्रुप वाला ज्यादा अच्छा उत्प्रेरक होता है। क्या पूरी आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग होते हैं, 18 वर्गों में 18 ग्रुप्स में ऐसा मुझे पता ही नहीं कि किस ग्रुप्स वाले ज्यादा अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, कौन से ग्रुप वाले उत्प्रेरक होते हैं, कौन से ग्रुप वाले उत्प्रेरक नहीं होते हैं। तो आप कहोगे क्रियाशीलता, पहली बात करेंगे एक्टिविटी की, कहां से इनको चुना जाता है। सर यह काफी हद तक रसायन अवशोषण की शक्ति पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, देखो जरा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं, हम जब आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, शक्ति बढ़ती है। क्या होता है, शक्ति बढ़ती है। क्या होती है, शक्ति बढ़ती है, मतलब पावर बढ़ती है। अच्छा, कहां से कहां तक वाले ज्यादा अच्छे पावर वाले होते हैं। तो माना जाता है क्या माना जाता है, देखो माना जाता है कि ग्रुप 5 से लेकर के ग्रुप 11 वाले, ग्रुप 5 से लेकर के 11 वाले ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उसमें से भी जो गुड कैटलिस्ट होते हैं, उनका स्थान ग्रुप 7 से 8 में है। कहां है, उनका स्थान ग्रुप 7 से 8 में है। ये नोट कर लो पहले फटाक से। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, चाहो तो यहां ग्रुप 7 से 8 में 7 से 9 कर लो। ठीक है, चाहो तो 7 से 9 कर लो। 9 वाले भी बढ़िया अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, यहाँ कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सर जो कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, जो उत्प्रेरक यूज किए जाते हैं, वो प्राय क्या होते हैं, 5 ग्रुप से 11 ग्रुप वाले, मीन्स कह सकते हो डी ब्लॉक वाले होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान सकते हो डी ब्लॉक वाले होते हैं। और डी ब्लॉक केवल याद रखना, जो उत्प्रेरक होते हैं केवल डी ब्लॉक के होते हैं। अभी तक तुमने जितने भी उत्प्रेरक पीछे पड़े होंगे, जितने भी उत्प्रेरक पीछे तुमने मेंशन किए हैं, सबके सब उत्प्रेरक जो हैं वो केवल और केवल डी ब्लॉक के हैं। चाहे V2O5 में वेनेडियम क्या है, डी ब्लॉक का है। निकेल क्या है, डी ब्लॉक का है। प्लेटिनम क्या है, डी ब्लॉक का है। कॉपर क्या है, डी ब्लॉक का है। मोलिब्डेनम क्या है, डी ब्लॉक का है। जितने भी तुमने उत्प्रेरक प्रयोग किए हैं सबके सब डी ब्लॉक के। और डी ब्लॉक में 5 से 11 वाले ही शामिल किए जाते हैं, जिसमें से बहुत अच्छे जो कैटलिस्ट माने जाते हैं वो ग्रुप नंबर 7 से लेकर 9 वाले माने जाते हैं। ग्रुप नंबर 7 से 9 वाले जितने भी एलिमेंट आपको दिखेंगे डी ब्लॉक के, सबके सब बहुत अच्छे कैटलिस्ट हैं।
इनकी रिएक्टिविटी जो होती है, इनकी जो क्रियाशीलता होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है। अगली बात है चयनशीलता, सेलेक्टिविटी। यह उत्प्रेरक की एक विशेष अभिक्रिया को एक विशेष उत्पाद उत्पन्न के लिए निर्देशित करने की क्षमता है। ये पीछे मैं पढ़ा चुका हूं, ये उस दिन मैंने पढ़ाया था, याद कीजिए ये वाला, अगर पढ़ाया हो याद हो तो देखो। याद आया? ये वाली अभिक्रिया याद हुई? हमें यहाँ कैटेलिस्ट नहीं यूज कर रहा हूँ, आप अपने आप कैटेलिस्ट यूज करोगे, ठीक है? मैं यहाँ कैटेलिस्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ था CH3OH, एक और था, यहाँ का था CH4, 10 का क्या था? ये याद आया भैया? बनी है वीडियो, पिछले साल की तुम वीडियो नहीं देखते हो, 11th में तुमने वीडियो नहीं बनी रखी है वीडियो, एक बार दोबारा बनेगी, बस उसके लिए टाइम है। मैं 11th पढ़ा रहा हूँ, 11th के हिसाब से टाइम पीरियड बन की। अब वहाँ पीरियोडिक टेबल भी चैप्टर नहीं पढ़ाया तो क्यों बना दूँ? पढ़ा लूंगा तब बनाऊंगा ना, पहले तो उन्हें कुछ पता ही नहीं कहाँ से क्या है, जब मैं पढ़ा दूंगा तभी तो करूंगा। सर CO+ का H2 वाली याद है? ये एक प्रकार की रिएक्टिविटी में आपने बताई थी, हमने पढ़ाई थी, और यहीं से आपने बहुत सारी चीजें हमको समझाई थी, ठीक है? मुझे बार बार यहाँ पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपने आप से यहाँ पर कैटेलिस्ट यूज कर सकते। अगले आ जाओ। अगला है आकृति चेतनात्मक विश्लेषण, मीन्स बात कर रहे हैं शेप सिलेक्टिव कैटेलिस्ट की। शेप सिलेक्टिव कैटेलिस्ट में बात करें तो एक यहाँ पर बात आता है ZSM5 की। ये जियोलाइट अच्छे SSC हटा दो, हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? यहाँ लिख दो उत्प्रेरक। देखो जरा जियोलाइट होता क्या है, जियोलाइट होता क्या पहले ये समझ लो। जैसे मैंने कहा ये SiO2 का बॉन्ड है, ये SiO2 का बॉन्ड है, ठीक है? ये SiO2 का बॉन्ड होता है, इस प्रकार SiO2 की कुछ संरचना होती है, ठीक है? समझा रहे हैं, समझ लो एक बार। ये SiO2 की एक संरचना होती है। यदि इस SiO2 की संरचना में मैं किसी भी सिलिकॉन को हटा के यहां एल्युमिनियम लगा दूं, एल्युमिनियम लगा दूं, तो ये सिलिकेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सिलिकेट बन जाते हैं, और ये अच्छे जियोलाइट का कार्य करते हैं। अच्छे जियोलाइट का, इन्हें जियोलाइट बोला जाता है। ये प्रकार के सिलिकेट हो जाते हैं, जिन्हें हम एल्युमिनियम सिलिकेट के नाम से जानते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मैं SiO2 की संरचना ले लूं, उसमें कोई सिलिकॉन हटा के एल्युमिनियम लगा दूं, तो वो पूरा का पूरा सिलिकेट बन जाता है, और यही उत्प्रेरक का कार्य अच्छे से करते हैं। यहां कहा जा रहा है कि एक ऐसा उत्प्रेरक है जिसका उपयोग हम ज्यादा करते हैं, एक ऐसा उत्प्रेरक है जिसका उपयोग हम ज्यादा करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? बात करते हैं ROH के बारे में, ठीक है? या CH2N के बारे में, ठीक है? चलो, जो एल्कोहल, ये मतलब जो ROH होता है, जो एल्कोहल होता है, अगर मैं इसमें उपस्थिति में ZSM5 ले लो, ZSM5 ले लूं, तो गैसोलीन बनता है। क्या बनता है? गैसोलीन बनता है। इसका फार्मूला होता है CH2O(N), ठीक है? गैसोलीन बनता है। क्या बनता है? गैसोलीन बनता है। जैसे गैसोलीन में यहाँ पर ऑक्सीजन का कार्य करती है, बर्निंग का काम करती है, तो मैं यहाँ पर इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको ले लो, ठीक है? ये ZSM5 है क्या? पहली बात ये जान लो, ये है एक प्रकार का उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है जियोलाइट, जियोलाइट तोकोनी मोबिल। एक कंपनी है, क्या है? एक कंपनी है, एक कंपनी है जो बहुत अच्छे उत्प्रेरक बनाती है, ZSM5 बनाती है, बहुत अच्छे कैटलिस्ट बनाती है, जिनका प्रयोग हम जैसे पेट्रोल डीजल इनके शोधन में, अन्य चीजों के शोधन में करते हैं। तो जो अल्कोहल होता है, अगर हम अल्कोहल को गैसोलीन में चेंज करते हैं, तो वहां पर एक कैटलिस्ट यूज किया जाता है जिसका नाम है ZSM5। ये बहुत अच्छा कैटलिस्ट माना जाता है और बहुत ज्यादा जगह इसका प्रयोग किया। आपको इससे पूछा नहीं जाएगा, बट आपको ये रिएक्शन अंदर 100% आपको याद होनी चाहिए कि ZSM5 जो है वो क्या है। ZSM5 जो है एक प्रकार का उत्प्रेरक है, जिसे हम जियोलाइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जियोलाइट के नाम से जानते हैं। ZSM का पूरा नाम होता है जियोलाइट तोकोनी मोबिल। ये एक प्रकार की कंपनी है जो बहुत अच्छे जियोलाइट बनाती है।
और ये जो बना है ढांचा, ये ढांचा जो है ये जियोलाइट का ही ढांचा है। इसका ढांचा है जियोलाइट का है, ठीक है। तो ये जो ढांचा है ये है जियोलाइट का। जियोलाइट बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है जियोलाइट सुकोनी मोबिल। ये अच्छे जियोलाइट बनाती है और जियोलाइट में जिसमें हम ZSM-5 को जानते हैं, जो हमें एल्कोहल से गैसोलीन बनाने में प्रयुक्त करते हैं। आपको इससे कुछ भी ROH क्या होता है, एल्कोहल का सिंबल है भैया, एल्कोहल का सिंबल है। यहां पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, तो समझने वाली बात है। अब आओ अगली जगह चलते हैं जो खतरनाक जगह है, जहां से भर भर के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। और रेडी हो जाओ, दिल थाम के बैठ जाओ, यहां से भर भर के क्वेश्चन आएंगे। और जियोलाइट क्या होता है? अरे भैया हमने अभी समझाया तुमको जियोलाइट। जब हम सिलिकॉन ऑक्साइड के स्ट्रक्चर में सिलिकॉन को हटाकर एल्युमिनियम लगा देते हैं तो वहां पर एक सिलिकेट बनते हैं। सिलिकेट जो बनते हैं उन्हें ही जियोलाइट कहा जाता है। जियोलाइट बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है जियोलाइट सुकोनी मोबिल। ये बहुत अच्छे जियोलाइट बनाती है, जिसमें से ZSM-5 एक जियोलाइट है जो एल्कोहल को गैसोलीन में परिवर्तन करने के लिए कार्य आता है। इतनी अच्छी डेफिनेशन मैंने आपको सुना दी। मैंने कहा यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको बनेंगे नहीं, ठीक है, वही पढ़ो जो एग्जाम में पूछा जाएगा। सर एंजाइम उत्प्रेरण क्या है? एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सर एंजाइम उत्प्रेरण की बात करें तो यहां साफ साफ लिखा है एंजाइमों की। और बायो जितने बच्चे बायो पढ़ते हैं, वो तो एंजाइम से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। बच्चे जो पढ़ते हैं बायो वो तो एंजाइम से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। तो एंजाइम क्या होता है? तो बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। पहली बात, अगर कोई कहे एंजाइम होता क्या है तो सीधे बोलना है नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या करते हैं? जो जैव रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहलाते। और ऐसी घटना एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। अब एंजाइम क्या होते हैं? सर एंजाइम वे पदार्थ हैं, जैसे बोल दो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ऐसी घटना एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। जिसमें से कुछ एंजाइम उत्प्रेरण की अभिक्रियाएं मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सबके सब एंजाइम हैं। क्या है? एंजाइम है। और इनको आपको याद रखना है, ठीक है। ये एंजाइम है और इन सबको आपको याद रखना है अच्छे से, दिमाग में आपके छपे होने चाहिए। ये सबके सब क्या है? एंजाइम है। और ये एंजाइम आपको याद भी रहने चाहिए। अगर दिमाग में छपे रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा इन पॉइंटों को। और यहां से रिएक्शन याद रखने हैं। क्या याद रखना है? स्टार्च को माल्टोस में बदलता है। स्टार्च को माल्टोस में बदलता है, वो कौन है? स्टार्च को माल्टोस में कौन बदलता है? तो आपको याद रखना है स्टार्च को जो माल्टोस में बदलता है वो डायस्टेस होता है। क्या होता है? डायस्टेस होता है। अब स्टार्च का फार्मूला क्या होता है? C6H5O10 n टाइम्स। यदि मैं इसमें H2O डाल दूं n टाइम्स तो क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा? C12H22 C12H22O11 n टाइम्स। यहां उत्प्रेरक कौन सा है? डायस्टेस। क्या है? डायस्टेस। मैं आपको नाम लिख दे रहा हूं, आप बैलेंसिंग देख लें एक बार। ये क्या है? ये है स्टार्च। ये क्या है? स्टार्च। वहां 12 है तो यहां 2 से गुना मान लो, 2 छाक 12, 2 पंचे 10, 2 12, 2 दहम 20, 2 22। सही है। रुक जाओ एक बार जगह रुक जाओ, जरा एक जगह रुक जाओ, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। एक जगह रुक जाओ, ये फार्मूला देखो, फार्मूला केवल सही कर लो। T6 कितना है? 22 है ना, H का 22 है ना, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए? 10। और यहाँ ये कितना होना चाहिए? 5। ठीक है, सही कर लो। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है। मुझे फार्मूले याद नहीं है, मैं फार्मूला याद नहीं करता हूँ, मैं रिएक्शन याद है मुझे। ये पता है क्या बनता है, जो बनता है उसके हिसाब से मैं निकाल लेता हूँ स्टार्च का फार्मूला क्या है। कितने दिन याद रखूंगा इसका फार्मूला? ठीक है, स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5। जब हम इसमें जल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? जब हम इसमें जल मिलाते हैं तो हमारा माल्टोस बनता है। क्या बनता है? माल्टोस बनता है। माल्टोस का फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। माल्टोस बनता है। बैलेंस देख लो, 6 दूनी 12, यहाँ 12 है, वो भी n टाइम्स। देख लो, 2n का मतलब n टाइम्स। 10 दूनी 20 और 20 ये 2 22, यहाँ पर 22 है H। ऑक्सीजन के 5 दूनी 10, 1 11, ऑक्सीजन के 11 है।
तो ये माल्टोस में बदल देता है। अगला है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में कौन बदलता है? तो आपको याद रखना है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में जो बदलता है उसका नाम है इन्वर्टेज। क्या नाम है? इन्वर्टेज। सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? सुक्रोज का फार्मूला होता है सर C12H22O11। जब इसमें आप जल मिलाते हो और एंजाइम का प्रयोग करते हो इन्वर्टेज, तो क्या बनता है? बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस का फ्रक्टोज C6H12O6 बनता है। उपस्थिति किसकी रहती है? इन्वर्टेज की रहती है। हाँ, थ्योरी पूरा नहीं पूरा, जहां समझने वाला वहां समझ रहे हो ना, जहां समझने वाला नहीं है वहां पर केवल समझ ऐसे पढ़ते हुए चल रहे हो। तो सर स्टार्च को माल्टोस में कौन बदलता है? डायस्टेस बदलता है। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, अच्छे से याद रखना, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। स्टार्च को माल्टोस में कौन बदलता है? तो उस एंजाइम का नाम है डायस्टेस। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन बदलता है? उस एंजाइम का नाम बताइए। उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछेगा, पहले बता दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अगले में चल रहा हूं। सर अगला क्या है? माल्टोस अलग है, माल्टेस अलग है। अब यहां पर बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, सर माल्टोस और माल्टेस तो एक ही चीज है। माल्टोस और माल्टेस तो एक ही चीज है। नहीं, माल्टेस एक क्या है? एंजाइम उत्प्रेरक है। हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये जो है माल्टेस, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, एक प्रकार का एंजाइम उत्प्रेरक है, ठीक है, एंजाइम कैटलिस्ट है। तो क्या करता है ये? माल्टोस को ग्लूकोज में कौन बदलता है? ओहो, क्वेश्चन, माल्टोस को ग्लूकोज में कौन बदलता है? तो उसका नाम है माल्टेस। क्या नाम है? माल्टेस। माल्टोस का फार्मूला भी हम लोगों ने लिखा था, C12H22O11, वो भी n टाइम्स। कितने टाइम्स? n टाइम्स लिखा था ना। साथ में क्या मिलाएंगे? उसके अंदर जल मिलाएंगे। अगर ये n टाइम्स है तो ये भी n टाइम्स रहेगा। उपस्थिति बाद में करा ली जाएगी। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 बनेगा, वो भी कितने टाइम्स? 2n टाइम्स बनेगा। बोलो क्यों? क्योंकि सर यहाँ कार्बन के 12 है तो 2 से गुना मारेंगे, और ये भी n टाइम्स है, ये भी n टाइम्स है, तो ये भी n टाइम्स ही रहना चाहिए। नाम लिख लो। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये है माल्टोस, ये है माल्टोस, और उपस्थिति किसकी है? माल्टेस की। उपस्थिति किसकी है? माल्टेस की। इसका नाम तो बचपन से जानते हो, ये तो बचपन से जानते हो, इसका नाम है जल। जल जला जल 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 जला जल जल है। अगले में आ जाओ। जाइमेस। जाइमेस क्या करता है? जाइमेस क्या करता है? ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है, और यह प्रक्रिया अल्कोहलीय किण्वन कहलाती है। ये पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 11 में। ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11, अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ेंगे अल्कोहलीय किण्वन क्या होता है। तो आपको याद रखना है, क्या रखना है याद, कि भैया जाइमेस की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल में बदलना क्या कहलाती है? अल्कोहलीय किण्वन कहलाती है। तो याद आपको रखना है कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल में कौन चेंज करता है? जाइमेस चेंज करता है। ग्लूकोज या फ्रक्टोज का फार्मूला सेम ही है, ले लेता हूं, C6H12O6 होता है, ठीक है। किसमें चेंज करना है? किसमें चेंज करना है? पहले मैं बना ही लेता हूं। किसमें चेंज करता है? C2H5OH में। तू यहां लगा दो, ठीक है। ऑक्सीजन के 6 हैं। अच्छा रुको, ग्लूकोज ले लिया, क्या बनाना है? C2H5OH बनाना है, एथिल अल्कोहल बना दिया। हाइड्रोजन के मिला लो, हाइड्रोजन के 12 हैं, 5 1 6 दूनी 12 हो गए, मिल गया। कार्बन के 6 थे, 2 दूनी 4 उपयोग कर लिए हैं, तो 2 और उपयोग कर लेते हैं। और ऑक्सीजन के 6 थे, 2 ही उपयोग किए हैं, 2 और उपयोग कर लेते हैं। देखो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, एक बार बैलेंसिंग देखो। उपस्थिति में करवाता हूं तक। ये है जाइमेस, ये है जाइमेस, इसका नाम है ग्लूकोज या फ्रक्टोज, कुछ भी मान लो। ये नाम है ग्लूकोज, का नाम है एथिल अल्कोहल। चलो देखो बैलेंस है कि नहीं है, फटाक से बैलेंस मिलाओ, मिला लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मिला लिया, 2CO2 सही तो है। अगला है यूरियस। यूरियस क्या करता है? यूरिया को अमोनियम में बदल देता है। अब यूरिया का फार्मूला क्या होगा? यूरिया का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों NH2CONH2।
जब इसमें हम जल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं, तो ये अमोनियम बदल देता है। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। प्लस क्या बनेगा देखो, नाइट्रोजन के 2 लोग हैं, 2 लोग लगा दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4 2 6, 6 में तो 6 निपट गए, काम खत्म। कार्बन का बचा है 1, ऑक्सीजन के बचे हैं 2, बन गया। इसकी उपस्थिति में यूरिएस, यूरिया है तो यूरिएस, थोड़ी चीजें तो ऐसे याद हो जाएंगे तुमको। यूरिया है तो यूरिएस हो जाएगा। तो करो ना, लो टाइम दे दिया, करो, लो करो 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 करो, एकदम पानी की घूंट मारते, करो, चलो करो भैया, पूछा जाता है, समझ रहे हो? तभी तो मैंने ऐसे बॉक्स बनाया है, पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव आएगा। पढ़ो, पानी पीते हैं। मैं कहीं गया या वहां नहीं हूं, जल्दी से नोट करो इसे। हो गया? देखो, जैसे मैंने नोट करने का टाइम दे दिया, एक बच्चे ने कमेंट कर दिया सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अरे भैया, अरे गुरुदेव लोगों, पानी चढ़ जाएगा अभी, तुम लोग उड़ा दोगे, ऊपर उड़ जाएगा, और क्या, गैस है तो उड़ ही जाएगी। तुम लोग भी कभी भी मस्ती करने लगते हैं यार। चलो आओ, एक और है टाइलिन। क्या है टाइलिन? टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को, टाइलिन का नाम सुना है? अच्छा, कोई इतने सारे बच्चे देख पा रहे हैं, टाइलिन जो एंजाइम होता है कहां पाया जाता है? सुना होगा, बताओ, जितने सारे बच्चे बताओ, जितने, हरे भैया ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, रिएक्शन कहां आ जाएगी? तुम भी लग गया, रिएक्शन आ जाएगी। अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, ग्लूकोज को माल्टोस में, मान लो 5 नंबर की आ गई, 5 अभिक्रियाएं, 5 नंबर में 5 अभिक्रियाएं आ गई, तो क्या करोगे? घंटी बजाओगे फिर, टंग 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 टंग। लार में, बहुत बढ़िया, लार में टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। और टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। स्टार्च का फार्मूला C6H10O5, n टाइम्स, किसमें बदल देता है? ग्लूकोज में। H2O लेना ही पड़ेगा, बिना H2O का। जल मिलाएंगे, क्या बनेगा? ए भैया, ये हमारा थोड़ा तिरछा लिखते हैं ना, C6H12O6, कितने टाइम्स? n टाइम्स। देखो बैलेंस है क्या? देखो देखो बैलेंस है क्या? ये फार्मूला स्टार्च का है, ये है स्टार्च, और ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज है, ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज। लार क्या है? कुछ चीजों के जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। चलो, नोट हो जाए तो बताना। तो कहते हैं खुदा ने इससे जहां में सभी के लिए, ये बार बार गाना हो जाता ना। सर बारिश हो रहा है। ग्लूकोज इंग्लिश में पढ़ा जाता है ग्लूकोज, हिंदी में लिखा जाता है ग्लूकोज। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तुम्ही से बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? इंग्लिश में पढ़ा जाता है ग्लूकोज। अंग्रेज बना गए हैं यार, अंग्रेजों ने कहा था यस से, यस के बाद भी वावेल हो, यस के पहले भी वावेल हो, तो इसे जा पढ़ते हैं। अरे अंग्रेजों ने कहा यस के बाद में वावेल हो, यस के पहले वावेल हो, तो जा पढ़ते हैं। और अंग्रेजों ने कुछ नहीं कहा, अंग्रेज तो अंग्रेजी बोलते थे, हिंदी बोल ही नहीं पाते। वो तो हम लोगों ने बनाया है कि यस के बाद वावेल, यस के पहले वावेल, तो इसे जा पढ़ते हैं। अरे कौन पढ़ेगा? चलो आओ, कोलाइडी अवस्था, पूरा टॉपिक खत्म, 1/6 खत्म हो गया, समझ रहे हो ना? 1/6, 1/3 पहले खत्म कर लिया था, अब 1/6 खत्म हो गया, मतलब 60% हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर लिया है। केवल 40% आपका चैप्टर बचा है, हम लोगों ने 60% चैप्टर कवर कर लिया है। इसके लिए आपको भैया एक बार
मोटिवेशनल कोई गाना है क्या? ये तो हमको भी ना पता विजय कुमार जी एग्जाम कौन सा बुक का होता। एग्जाम जब होता है तो कोई बुक नहीं देखी जाती, सबका सब उड़ा देते हैं। एक चलो आओ सर, कोलाइडी अवस्था क्या है? गाना सुना देंगे, दिमाग में याद कर रहे हैं, कोई बढ़िया गाना याद आ जाए। सर कोलाइडी अवस्था क्या है, तो बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम ने, इनका नाम याद होगा आपको, बहुत अच्छे आदमी थे, इन्होंने अपना विचरण का नियम दिया था। थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को 2 भागों में बांटा। भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। सर थॉमस ग्राहम जी आए, एक बढ़िया आदमी थे, और उन्होंने क्या कहा, पदार्थों को 2 भागों में बांटा। एक जो 2-3 बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, वीरू कुमार जी को क्या नहीं समझ में आ रहा है, इसमें क्या समझना, रिएक्शन है। अब तुमको रिएक्शन करनी नहीं आती, एकदम आसानी से कर रहा हूं। कार्बन के 6 हैं, यहाँ कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 10 और 2 मिलके 12 हो गए, 12 हो गए। ऑक्सीजन के 5 ये हैं, 1 ये 6, तो 6 हो गए। यहाँ एन टाइम्स है, यहाँ एन टाइम्स है, तो ये भी एन टाइम्स होगा। क्या नहीं समझ में आ रहा, एकदम हलवा सा तो है। तो अच्छा 9-10 में सिखाई जाती है रिएक्शन, तुम अच्छा 12 में आ गए हो, तुम कह रहे हो हमको रिएक्शन सिखाओ सर। क्रिस्टलाभ क्या होते हैं? क्रिस्टलाभ क्या होते हैं? ठीक है, आखिर क्रिस्टलाभ ये कौन से पदार्थ हैं? देखो एक बात समझ लो, ये पदार्थ हैं, इन पदार्थों को कैसे बांटा गया, किसने बांटा? तो सबसे पहले बात है कि सर कोलाइडी जो अवस्था होती है, जो कोलाइडल स्टेट होती है, उसे 2 भागों में बांटा गया। और हमें कोलाइड पढ़ने, क्रिस्टलाभ से हमें कोई मतलब नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कोलाइड के बारे में अध्ययन करना है। तो क्रिस्टलाभ क्या होते हैं बोलोगे? जिन पदार्थों का विलयन की बात करें, जिन पदार्थों का विलयन जंतु पारगम्य झिल्ली से, जंतु पारगम्य झिल्ली को पार करके बाहर निकल जाता है, क्रिस्टलाभ कहलाता है। क्रिस्टलाभ कहलाता है। तो एक बात तो दिमाग में आ गई, नोट कर लो पहले नोट कर लो जो जरूरी है, ठीक है, नोट कर लो। भारतीय भवन में कुछ और लिखा है कि जिन पदार्थों का विलयन, अब एक बात पता चल गई कि ये जो कोलाइडी अवस्था होती है एक प्रकार की विलयन की अवस्था है, दिमाग में चल जाना चाहिए। फिर कोलाइडी जो अवस्था है एक प्रकार की विलयन की अवस्था है। यहां तो पता चला जिन पदार्थों का विलयन, कैसा भी विलयन हो सकता है, जरूरी नहीं लिक्विड का विलयन हो। मैंने आपको जब विलयन पढ़ाया था तो वहां पर कई सारे प्रकार पढ़ाए थे, ठोस विलयन था, द्रव विलयन था, गैस विलयन था, याद आया ना? ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन, ठीक है, याद आया ना थोड़ा सा? तो सर जिन पदार्थों का विलयन जंतु पारगम्य झिल्ली क्या होती है? पहली बात सर, ये जंतु पारगम्य झिल्ली होती क्या है ये बता दीजिए, बताइए, बताते देखो। आपने एक नाम सुना होगा कोशिका झिल्ली, याद कीजिए, बायो में सुना होगा। एक ना आपने नाम सुना कोशिका झिल्ली, खाल जिसे बोलते हो, खाल समझ लो, खाल, झिल्ली तो है, ये तो है ना, आपकी कोशिकाओं को ढक के रखी है। और बताते, जितने बच्चे अंडे खाते हैं, जो अंडे खाते हैं उनके लिए, जो अंडे खाते हैं जब वो बॉयल एक को छीलते हैं ना, उसके ऊपर से कवर निकालते हैं, तो उसके ऊपर देखिए एक पतली पतली पन्नी जैसी लगी होती है। जब आप अंडे को छीलते हैं, बॉयल अंडे को जब आप छीलते हैं, पटक पटक छोड़ो, फिर उसके ऊपर की खाल निकालो, तो उसमें देखो एक पतली सी एक क्या होती है, लेयर होती है, पन्नी जैसी, वही है झिल्ली। अब हमारी बॉडी में भी है, हमारी बॉडी में भी जो ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन हैं, सबके चारों ओर एक कवर की ही पॉलीथीन लगी हुई है, उसी की बात कर रहा हूं सर। जो जंतु पारगम्य झिल्ली होती है, जिन पदार्थों का विलयन जंतु पारगम्य झिल्ली को पार करके निकल सकता है, वो क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। जैसे आपका पसीना देखते हो, पसीना देखा, पसीना जो आपको निकलता है, कैसे निकलता है? इन रंध्रों से निकलता है। जो रंध्र है ना, छोटे छोटे हाथों में रंध्र हैं, छेद है जिसे कहते हो, उनसे निकलता है।
तो सर जो विलयन जंतु पारगम्य झिल्ली को पार करके निकल सकते हैं वही क्रिस्टल लाभ कहलाते हैं। अब एक बात जान लो, अब एक बात और जान लो, एक बात और जान लो नोट करके, ये क्रिस्टल के रूप में नहीं होते। ये क्रिस्टल के रूप में नहीं होते। ये पॉइंट है आपको केवल याद करने वाले। हम देखो जहां मैं बोलूं याद करने वाला है सिर्फ उसको याद कर लो कि जो क्रिस्टलाभ होते हैं वो कभी भी क्रिस्टल के रूप में प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे 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 गंधक हो गया, जैसे गंधक हो गया, गंधक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, गंधक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, आदि। हाँ 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 हाँ, समझाते हैं सबको, एक दो समझाते हैं बाकी नहीं समझाते ना। सोडियम क्लोराइड से मतलब समझ रहे हो कि जब हम सोडियम क्लोराइड का विलयन, जैसे हमारा जो पसीना है, जिसने अगर पसीना चीखा होगा टेस्ट किया होगा, फ्लूइड चीखा होगा, वही चीखा होगा जो अच्छी कड़ी मेहनत करते हैं जिनके पसीना निकलता है, वो तो नहीं जो ऐसे बढ़िया आराम बढ़िया लेटे हुए हैं। तो जो पसीना कभी चेक किए होंगे तो पसीने का टेस्ट हल्का नमकीन होता है। मतलब क्या है सर? नमकीन का मतलब है कि इसमें हल्का सॉल्टीपन है, मतलब नमकीनपन है, मतलब NaCl की थोड़ी मात्रा है। सर NaCl की थोड़ी मात्रा है तो हम कह सकते हैं जो पसीना निकलता है ये जंतु पारगम्य झिल्ली को पार करके आ रहा। बिल्कुल यार, तभी तो बाहर आ रहा। भैया खून तो नहीं निकल के आ रहा, खून निकल आए नहीं आएगा जब तक हम जंतु पारगम्य झिल्ली को फाड़ेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, जब तक तो खून नहीं निकलेगा। नहीं तो पसीना क्यों निकल रहा है? खून भी निकल आए। अगर ये छोटे छोटे रंध्र हैं, इन रंध्रों से पसीना निकल सकता है तो खून भी निकल आए। क्यों नहीं निकलता? नहीं, क्योंकि सर खून जो है वो पार नहीं कर सकता, जबकि जो हमारा पसीना है वो इन रंध्रों को पार करके बाहर निकल सकता। मतलब जो हमारी जंतु, हम तो जंतु ही हैं, जीव जंतु तो मान ही जाते हैं, जो हमारी पारगम्य झिल्ली है, जो झिल्ली है एक चढ़ी हुई है, उस झिल्ली जैसी नुमा परत को वो पार करके निकल आ सकता। अब एक देख लो ग्रेफाइट वाला, सब नहीं समझा सकता, ग्रेफाइट वाला देख लो। सर ग्रेफाइट की बात करें, समझना बात को बहुत ध्यान से। मुझे पता है कि सर मेरी बॉडी में कार्बन है, समझना, मुझे पता है मेरी बॉडी में, पूरी बॉडी में कार्बन है, पूरी बॉडी में कार्बन है, ठीक है, ठीक है सर। मान लीजिए हमने ऑक्सीजन ली, अंदर गई, तो अंदर ये कार्बन से क्रिया करती है, तो किस कार्बन से क्रिया करती है? कहां कार्बन है बॉडी के अंदर? कहां कार्बन है? जबकि हम जानते हैं पूरी बॉडी ही कार्बन से बनी है, पूरी बॉडी में ही कार्बन है। बट ये जब अंदर जाती है, ऑक्सीजन जब अंदर जाती है, प्रवेश करती है, अंदर जाती है, तो कार्बन से रिएक्ट करती है। वो कार्बन आया कहां से? क्या गैस है क्या कार्बन? नहीं सर, कार्बन तो गैस है ही नहीं। दिमाग लगाना, कार्बन तो गैस है ही नहीं, समझ रहे हो ना? कार्बन तो गैस है ही नहीं। तो जब ऑक्सीजन तो गैस है, कार्बन तो गैस है ही नहीं, तो ऑक्सीजन गई जब अंदर, तो उसको कार्बन कहां मिल गया? हवा में उड़ता हुआ? नहीं, हवा तो उड़ते हुए नहीं मिलेगा, कार्बन तो हवा में उड़ेगा नहीं, गैस तो है नहीं। तो जब ऑक्सीजन अंदर गई होगी तो पूरी बॉडी में फैली होगी, किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। रक्त में होता है ना ऑक्सीजन, उसके साथ साथ जो ऑर्गन्स तक जहां पहुंची होगी वहां तक अटैच की होगी, तो उनसे जो कार्बन उसको मिला होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड बनी। और एक बात जानो सर, ये कार्बन आया कहां से? हमारी जंतु पारगम्य झिल्ली को पार करके ही तो आया। तो ये जो कार्बन, जैसे ग्रेफाइट का जो रूप है, ये सब हमारे कैसे हैं? ये हमारे क्या है? क्रिस्टलाभ है। क्या है? क्रिस्टलाभ। एक और समझ लेते हैं फिर खत्म करते हैं, फिर आगे आएंगे तो कल बताएंगे, ठीक है सर। कोलाइड क्या होते? कोलाइड क्या होते तो बोलोगे वे, ऐसे बोलोगे, जिन पदार्थों का विषमांग पदार्थ लिए जाते हैं, मगर कोई दिक्कत नहीं, जिन पदार्थों का, विषमांग ना यूज करो, जिन पदार्थों का विलयन, जिन पदार्थों का विलयन जंतु पारगम्य झिल्ली को, जंतु पारगम्य झिल्ली को, झिल्ली को पार नहीं कर पाता है, पार नहीं कर पाता है, पार नहीं कर पाता है, कोलाइड कहलाता है। कोलाइड कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते, जो प्रायः
क्रिस्टल के रूप में भी, क्रिस्टल के रूप में भी, रूप में भी मिलते हैं, क्या होते हैं, जैसे भैया नोट करो, समझाने का काम बाद वाला है, ठीक है, नोट करो, समझाने का काम बाद वाला। जैसे क्या हो गया, जिलेटिन हो गया, ग्लू हो गया, और बहुत सारे हैं, एल्यूमिन हो गया, ऐसे कुछ करके है एल्यूमिन, ठीक है। एल्बुनिन, एल्यूबिन, एल्बुनिन, एल्बुमिन, एल्यूबिन, एल्ब्यूबिन, एल्यूबिन, एल्यूबिन ना, एल्बुमिन, एल्बुमिन, बहुत सारे नाम हैं, आपको ज्यादा नहीं याद रखने हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं याद रखना, बस जिलेटिन और ग्लू जान लो। ग्लू के बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो, बताने की जरूरत तो है नहीं, परिचित हो ना। ए दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, बीच में टुक्के से टोंके तो अंकित कुमार जी तुम, कहाँ गलत है, क्या गलत बताओ। जिन पदार्थों का विलयन जंतु पारगम झिल्ली को पार नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, तो अपने ऊपर ग्लू लगा लो, लगा लो ग्लू, भला पार कर जाए। तुम छोड़ो उसकी बात, छोड़ो उसकी बात, पार कर जाएगा, अगर तुम बता दो अगर पार कर जाएगा तो बहुत अच्छी बात, बताओ पार कर जाएगा, नहीं पार करेगा ना। अगर आपको जो आपकी जंतु पारिगम जो आपकी झिल्ली है उसको अगर पार कर जाए तो बता दो, कर सकता है। तो यहीं तक का चर्चा रहेगी, कल आएंगे तो हम इनके पार्टीशन के बारे में बात करेंगे, छोटे छोटे पार्ट हैं, चाहो तो अभी बात कर लूं, ये कणों के आधार पर है, कणों के आधार पर, बट कल ही आएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, ज्यादा बेहतर होगी, ठीक है। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, बच्चे दौड़ते दौड़ते मर जाएगा लो चलो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, साइड में खड़ा हूं, नोट कर लो तुम अच्छे से। सर जी एल्यूबुजिनियम होगा, अरे बहुत सारे नाम है, कहाँ चले गए, एल्बुमिन, हिंदी में तो एल्बुमिन पढ़ते हैं, लिखते हैं, अब इंग्लिश में क्या है, एल्बुजिनियम, अरे बहुत सारे अजीब अजीब नाम है, छोड़ो उनको, छोड़ो वहां ना जाओ वहां ना जाओ, बस इससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं आएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। चलें, क्लास बढ़िया रही होगी, आशा करते हैं क्लास बढ़िया रही, समझ में आया, जहां समझ में नहीं आया एक बार आप अपने प्रयास से अपने थोड़े से अपना भी प्रयास किया करो, रिएक्शन रिएक्शन थोड़ा अपना प्रयास करो। अगर मैं आपको रिएक्शन सिखाने लग जाऊंगा ना तो पूरा का पूरा चला जाएगा, समझ रहे हो, रिएक्शन सिखाने लग जाऊंगा तो पूरा का पूरा चला जाएगा, कोर्स नहीं खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चे हमसे कहते हैं, शिकायत भी करते हैं कभी कभी कि सर लगता है केमिस्ट्री का सिलेबस टाइम पर पूरा नहीं होगा पढ़ा हो रहा है, चिंता बंद हो रही, भैया तुम देखो कि तुमको कहाँ वीक है, अब भैया तुमको रिएक्शन पढ़ाऊंगा, तुमको थोड़ा ना लिखाऊंगा कि रिएक्शन ये ऐसे हो रही है, पी ब्लॉक पढ़ाना है इसके, देखो एक चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा बीच का, समझो। इसके बाद है तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत, मैं उस चैप्टर को अगर वो एग्जाम में आता है मुझे नहीं मतलब, मैं इस चैप्टर को तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत वाले चैप्टर को सबसे अंत में पढ़ाऊंगा, मेरा मन, समझ रहे हो, मेरा मन है कि मैं इस चैप्टर को सबसे अंत में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जहां से थ्योरी पूछी जाती है ज्यादा, इसलिए इस चैप्टर को सबसे अंत में पढ़ा जाएगा, इस चैप्टर को बहुलक चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, इन चैप्टर को सबसे अंत में पढ़ा जाएगा। इसके बाद ठीक है, ठीक आपको मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, और पी ब्लॉक ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको नोट करना है, वहां ज्यादा समझने लायक नहीं है, समझना जितना है मैं समझाता रहूंगा, बट आपको नोट करना है। पी ब्लॉक से पूछा जाता है बट बहुत बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है बट इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछा था, इतना ज्यादा डीपली मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ अच्छे अच्छे से ऊपर ऊपर से निकलेंगे हम लोग, ऊपर से हम समझ रहे हो, मेन मेन पढ़ते हुए निकलेंगे आगे, ठीक है। तो फिर अगले क्लास में चर्चा करेंगे, अगले क्लास में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़ा पढ़ के आइएगा इसके बारे में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।